नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे 20 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करें। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे और उससे आपको एक आइडिया भी मिल रहा होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और ना सिर्फ नोट्स बना रहे होंगे बल्कि उसका रिविजन भी कर रहे होंगे। बल्कि जो लोग नहीं अभी स्टार्ट किए अपनी प्रिपरेशन, वो लोग भी देखिए टाइम से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। एग्जाम की डेट भी आप लोग के सामने है। तो बाकी करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी के भी जो है सब्जेक्ट, उनका भी प्रॉपर आप लोग रिवीजन करिए, टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग की प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो बस इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, अपने टाइम टेबल को जो है फॉलो करिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को पढ़िए। बस यही है एक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम, ठीक है। चलिए आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की है। पेंटावैलेंट यानी कि देखिए ये जो टीके होते हैं ये पांच बीमारियों को कवर करते हैं। 5 बीमारियों के लिए एक साथ टीका दिया जाता है, पेंटावैलेंट टीके। और अभी हाल ही में भारत ने एक देश को इस टीके को दान देने की घोषणा किया है। देश कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिख रहा है, कौन सा है? गैबोन दिख रहा है, क्यूबा दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है और चिली दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बी जो है क्यूबा को भारत दे रहा है पेंटावैलेंट टीका। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो भारत सरकार है वो क्यूबा को जो है 12,500 खुराक दान कर रहा है। किस टीके का दोस्तों? पेंटावैलेंट टीके को, ठीक है। तो पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक को दान किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से क्यूबा को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और क्यूबा की ये जो घोषणा की गई है, जैसा कि आपको पता है, जो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उनका दौरा हुआ था कहां पे दोस्तों? क्यूबा में। तो उन्होंने आधिकारिक जो यात्रा किया है उसी दौरान जो है इसकी घोषणा की गई। 12 से लेकर के 14 जनवरी तक क्यूबा यात्रा पे थी। पेंटावैलेंट टीके की बात की जाए दोस्तों तो ये 5 बीमारियों को दिए जाने वाला टीका है। कौन कौन सा? ये 5 बीमारी कौन सी? देखिए डीपीटी, ध्यान रखिएगा, डिप्टीरिया, ठीक है, पर्टुएसिस, टिटनस, डीपीटी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात किया जाए हेपेटाइटिस बी और साथ ही साथ हिप, ये 5 बीमारियों को एक साथ दिया जाता है ये टीका, पेंटावैलेंट टीका। हर राज्य में नहीं दिया जाता है, जिस जिस राज्यों में ये दिया जाता है, कहीं के देखिए डीपीटी का ही टीका दिया जाता है और किसी राज्यों में जहां पे इसकी आवश्यकता होती है तो पेंटावैलेंट टीके भी भारत में दिए जाते हैं कुछ राज्यों में, ठीक है। तो इस टीके की 12,500 जो है खुराक क्यूबा को दान करने की बात किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये पेंटावैलेंट टीका भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबा के बारे में तो ये आप देख रहे हैं, देखिए ये है क्यूबा और यहाँ पे आप देखें जो कैरेबियन सी है वहां पे ही आपको दिखाई देगा क्यूबा, ठीक है। एक तरफ तो मैक्सिको से लगा हुआ है, दूसरी तरफ देखा जाए तो कैरेबियन सी, ठीक है। क्यूबा देखा जाए तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि हवाना जो है इसकी कैपिटल है। और ये देखा जाए एक छोटा सा द्वीपी देश और इसका देखा जाए जो मुद्रा है वो है क्यूबन पेसो, जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये क्यूबा का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैप देख लीजिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखिए। आइए अगली तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू 2023 समारोह आयोजित किया गया है। देखिए जल्लीकट्टू जो उत्सव है, जो समारोह है, इसके बारे में बहुत बार आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा, बहुत बार इसकी चर्चा रही है। तो यहाँ पे जो है इसका हाल फिलहाल में जो आयोजन, इस समारोह का जो आयोजन शुरू हुआ है वो देखिए तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में इसका आयोजन शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु का जो देखा जाए जो मदुरै जिला है वहां पे एक गांव है अवनियापुरम में जल्लीकट्टू समारोह का आयोजन शुरू किया गया है। 15 जनवरी से आयोजन शुरू किया गया है और ये मदुरै के 3 गांव में इसका आयोजन किया जाता है। एक आप तो देख ही रहे हैं अवनियापुरम, दूसरा देखा जाए दूसरा पलमेड़ू में होगा 16 जनवरी को। 17 जनवरी को जो हुआ है वो है अलंगनालूर में इसका आयोजन किया गया है जल्लीकट्टू खेल का। देखा जाए ये जो जल्लीकट्टू खेल है, देखिए वहां पे पोंगल का एक त्योहार मनाया जाता है। इस पोंगल का त्योहार के दौरान देखिए दक्षिण भारत का ये पोंगल त्योहार है और ये तमिलनाडु में देखा जाए जो मवेशी होते हैं उनकी पूजा करने के लिए इस त्योहार की पूजा की जाती है इस त्योहार के दौरान। और इसी
त्योहार में, जो ये पोंगल त्योहार है, इसी त्योहार के दौरान जो है जल्लीकट्टू जो है आपका जल्लीकट्टू समारोह है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू की बात किया तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो मट्टू पोंगल है, मट्टू पोंगल के दिन जो है इसको आयोजित किया जाता है। ये एक जल्लीकट्टू एक परंपरागत खेल है, ये चीज ध्यान रखेगा। तो एक खेल होता है और इस खेल में जो है ये जो मट्टू पोंगल है उसी के दिन इसको आयोजित किया जाता है। और इस खेल में क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, लोगों के द्वारा इस बैल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए बैल को खोल दिया जाता है और फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है खेल कई बार चर्चा में रहा है, क्योंकि एक तरीके से इससे जो है पशु को भी हानि होती है, कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से पेटा ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे फैसले गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पे रोक भी लगाने की बात किया गया, लेकिन ये चूंकि वहां का खेल रहा है, परंपरागत खेल है दक्षिण भारत के राज्यों का, तो यहाँ इस वजह से जो है ये खेल अक्सर चर्चा में बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर मट्टू पोंगल की बात करें तो ये देखा जाए तमिलनाडु में जो पोंगल त्योहार है, तो पोंगल त्योहार के तीसरे दिन जो है मट्टू पोंगल का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू को और भी नामों से जाना जाता है दक्षिण भारत में, जैसे कि किसे यहाँ पे एरुथु जुवुथल, ठीक है, मद्दू पिदथल, वलुरुत्थल विदथल, इन विभिन्न नामों से जल्लीकट्टू को जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जल्लीकट्टू त्योहार। ठीक है, ध्यान रखेगा। खेल उत्सव, अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये प्रश्न है। इसके बारे में बात किया जाए तो शुक्र ग्रह के लिए शुक्रायन मिशन कथित तौर पर किस वर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है? देखिए इसरो ने एक मिशन चला है जिसका नाम है शुक्रायन मिशन। शुक्रायन मिशन जो है वो वीनस प्लेनेट के लिए है और इसको अभी देखा जाए 2023, फिर उसके 2024 में इसको क्या करना था, प्रक्षेपित करना था, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से इसको जो है इसके समय को आगे बढ़ा दिया गया है, इस मिशन को। ये समय देखिए क्या है, इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, करेक्ट जो ऑप्शन है वो 2031 है। अगर हम देखें जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्था है, जो संगठन है इसरो, उसने देखा जाए एक मिशन चलाया है जिसका नाम है वीनस मिशन, जिसे हम शुक्रयान मिशन के भी नाम से जानते हैं। और अब इस मिशन को जो है स्थगित कर दिया गया है या फिर किया जा सकता है, पूरी संभावना है 2031 तक। हमारे लिए मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अभी तक जो है इसरो का ये प्लान था कि जो शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है वीनस मिशन, उसे 2024 तक जो है उसको लॉन्च करने की उम्मीद थी, दिसंबर 2024। इसके पहले भी देखा जाए दोस्तों इसको 2023 में ही लॉन्च करने का प्रयास था, लेकिन जो पेंडेमिक आ गया था, महामारी आ गई थी, उसके कारण से जो वीनस को 2024 में लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी किन्हीं कारणों से 2031 जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया कि जो मिस्रो है वो शुक्रयान मिशन ए जो है उसको 2031 तक लॉन्च करेगा। शुक्र ग्रह की बात किया जाए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेनेट है सामने जिसमें आपको दिख रहे हैं आपके ग्रह प्लैनेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीनस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मरकरी के बाद वीनस, ठीक है। तो यहाँ सूर्य के जो है ये सूर्य के बाद दूसरा, ये सूर्य के करीब जो है ये दूसरा ग्रह है, सबसे करीब तो मरकरी है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है बुध, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी की बहन कही जाती है और ध्यान रखिएगा जो शुक्र ग्रह है वो हर 19 महीने में पृथ्वी के सबसे निकट आती है और जब वो सबसे पृथ्वी के सबसे निकट होगी उसी दौरान जो है इसको क्या किया जाएगा, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो यही कारण है कि अब इसरो जो है या तो उसके पास 2026 है या फिर 2028 है, यही उसका बैकअप लॉन्च करने का समय है, ठीक है। शुक्र ग्रह की बात किया जाए दोस्तों तो ये सूर्य से दूसरा ग्रह है और ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और इसे पृथ्वी का ध्यान रखिएगा जुड़वा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है किसे दोस्तों, शुक्र ग्रह को। तो आप बताइए हमें शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा कुछ और भी इंफॉर्मेशन दीजिए शुक्र ग्रह से रिलेटेड। आज आपकी जिम्मेदारी है कि सारे जो है प्लैनेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी की बुक खोलिए, सौर मंडल का जो चैप्टर है वो चैप्टर पढ़िए, किस तरीके से उत्पत्ति हुई, विभिन्न प्लैनेट्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में पढ़िए कि कौन से प्लैनेट जो है वो देखा जाए पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व किस तरीके से घूमते हैं, ये सारी चीजें आप देखिए। तो थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको जो लगता होगा प्रीवियस इसके क्वेश्चंस उठाइए, देखिए इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज आपकी जिम्मेदारी ये चैप्टर आपको पढ़ना है, आज आपका यही वर्क है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य भी जो है वर्ल्ड की अंतरिक्ष एजेंसी उनके द्वारा शुक्र ग्रह से रिलेटेड मिशन चलाया गया, जिसमें से अमेरिका की बात किया जाए और यूरोपीय की बात किया जाए, इनके द्वारा जो है इनकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये जो है अमेरिकी जो है अंतरिक्ष एजेंसी की बात किया जाए तो वर्ष 2031 में जो इन दोनों के द्वारा यानी कि नासा के द्वारा यूरोपियन एजेंसी के द्वारा एक देखा जाए तो वेरिटास और यहाँ पे देखा जाए एनविजन, ठीक है। तो वेरिटास जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किए जाने की बात किया जाए, एनविजन की बात किया जाए तो यूरोपियन जो है अंतरिक्ष एजेंसी उनके द्वारा जो है ये शुक्र मिशन लॉन्च करने की बात की गई है, ठीक है, 2031 में। वही बात करें जो चीन जो है 2026 या 2032 में शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए जो है वेरिटास मिशन क्या है, किससे रिलेटेड, शुक्र ग्रह से संबंधित है। एनविजन मिशन भी जो है वो भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए किस ग्रह से संबंधित कौन सा मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की जाएगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो शुरू की जाएगी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनसे जो है लेस करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पंजाब सरकार है वो 21 जनवरी 2023 को एक मिशन जो एक परियोजना लॉन्च करने वाली है जो कि पंजाब सरकार की पहली बड़ी शिक्षा परियोजना है जिसका नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस, ठीक है। और इसे देखा जाए तो लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पे जो लॉन्च किया जाएगा ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में इस परियोजना को लॉन्च किया जाएगा। परियोजना के तहत देखा जाए जितने भी जो वहाँ के राज्य सरकार जो है वहाँ के क्लास 9 से लेकर के जो 12th है उनको देखा जाए जो आगे गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी, ठीक है। कैसे, मतलब वहां के जो क्लासरूम होंगे उनको डिजिटल क्लासरूम में चेंज करेगी, कन्वर्ट करेगी। वहां पे देखा जाए सभी जो एक लेबोरेटरी को स्थापित करेगी जिसमें हर तरह की सुविधाएं हमें देखने को मिलेगी। वोकेशनल ट्रेनिंग सुविधाएं भी होंगी, ट्रैक स्टाफ की भी सुविधा होगी। तो ये सारी सुविधाओं से लेस जो है यहाँ पे स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना को शुरू किया जाएगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं पंजाब सरकार जो है इस परियोजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अलग से रखी है। पंजाब के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो भारत का मैप आप देख रहे हैं जिसमें आपको वेस्ट में पंजाब दिख रहा है, ठीक है, जिसकी देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है। बाकी यहाँ पे देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और यहाँ पे देखा राजस्थान से। पंजाब की कैपिटल देखिए चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी कैपिटल है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात किया जाए तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो पंजाब के गवर्नर है। वहीं बात किया जाए भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है 117 सीटों की। वहीं संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो लोकसभा में पंजाब की 13 सीटें हैं और राज्यसभा में यहाँ पे 7 सीटें हैं। तो ये था हमारा पंजाब से रिलेटेड संबंधित चीजें। पंजाब का हम लोगों ने लोकेशन भी देखा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में स्थित है। आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में था। तो जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा का जो जिला है केंद्रपाड़ा जिला वहां पे है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों रामसर स्थल में भी शामिल किया गया था अगस्त 2002 में। यहाँ पे जो है जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें देखिए इस उद्यान में खारा जल मगरमच्छ, भारतीय अजगर, काली आइबिस, जंगली सुअर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यहाँ पे भी हाल ही में जो है एक यहाँ पे गणना की गई है, गिनती की गई है किसकी, एस्टुरीन मगरमच्छों की गिनती की गई है। कितने थे दोस्तों? 1793 एस्टुरीन मगरमच्छों की गिनती की गई है, जिस कारण से ये राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था।
जो वार्षिक सरीसृप है उस जो है सरीसृपों की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जितने भी जो राष्ट्रीय उद्यान, ये जो भारतीय या भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है और उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां उस आसपास के क्षेत्र में जो जल निकाय है उसमें जो खारे जल के मगरमच्छ हैं उनकी आबादी में अभी मात्र मामूली सी वृद्धि देखने को मिली है। तो एक जनगणना किया गया, इन मगरमच्छों की गणना की गई, गिनती की गई, जिसके कारण से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देख लीजिए कि कितने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं उड़ीसा में, और जो विभिन्न राज्य हैं वहां पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी चर्चा में वो सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है? तो सर्वाइवल ऑफ द जो रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया भारत की जितनी भी संपत्ति है उसका जो 40% है उसका हिस्सा मात्र 1% लोगों के पास है। यानी कि सिर्फ एक, जितनी भी आबादी है उसका 1% हिस्सा, उसके 1% जो लोग हैं वो पूरे देश की संपत्ति का 40% से अधिक जो है उस पे अधिकार रखते हैं, कुल संपत्ति उनके हिस्से में जाती है। और जबकि नीचे की जितनी भी आबादी है, आधी, जो नीचे की आधी आबादी उनके पास केवल 3% है। तो एक तरीके से हमें गैप दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरीके जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति, उसका जो एक तरीके से वितरण है वो वितरण हमें असमान दिख रहा है, एक तरीके से गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी दावोस में, भी हाल फिलहाल में हुई है, उस बैठक के पहले ही दिन जो है इसको जारी किया गया था, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक अध्ययन को जारी किया गया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने यह भी बताया है कि भारत के जो 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अगर उन पर 5% टैक्स लगाया जाए तो उस 5% टैक्स लगाने से जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। मात्र मतलब 10 जो अमीर व्यक्ति उन पे मात्र 5% टैक्स लगाया जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने देश के अरबपति गौतम अडानी के भी बारे में बात किया कि जो गौतम अडानी है, जो कि अरबपति, उनकी जो संपत्ति है, यानी कि साल 2017 से लेकर के 2021 के बीच में जितना भी वो लाभ कमाए हैं उस लाभ पर टैक्स लगा करके कितना जुटाया जा सकता था? 1.79 लाख करोड़। मात्र इन 4 सालों के दौरान गौतम अडानी ने जो लाभ कमाया उस लाभ पर अगर सरकार टैक्स लगाती तो इतना करोड़ रुपए जुटाया जा सकता था, जो कि वर्ष के लिए 50 लाख से अधिक भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको रोजगार देने के लिए इतना पर्याप्त था। तो ये बताया गया किस तरीके से यहाँ पे जो डिवीजन है वेल्थ का उसको हमें प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा है। एक गैप हमें दिख रहा है कि समाज के बहुत थोड़े लोगों के पास सबसे अधिक संपत्ति दिखने को मिल रही है। ठीक है, एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो रहा है संपत्ति, और बहुत बड़ी आबादी के पास मात्र थोड़ी संपत्ति वितरित दिख रही है। तो एक तरीके का गैप दिख रहा है। इस रिपोर्ट में ये चीज बताई गई है, जो कि एक देश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, विचार करिए कि क्या ऐसा कारण है, पहली बात इस समस्या का। दूसरा बात करिए कि इस कारण के जो ये चुनौती है उसका समाधान क्या है, क्या किया जा सकता है इससे, और इस वजह से कौन कौन सी चुनौतियां हमारे समकक्ष खड़ी हो सकती हैं, इसके बारे में भी विचार करिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस आपके देख रहे हैं। मैत्री पाइपलाइन बिछाई जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 131.50 यहाँ पे 131.50 किलोमीटर की लंबाई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक मैत्री पाइपलाइन बिछाई जा रही है भारत, जिसका नाम है दोस्तों भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, जिसका जो है परीक्षण जून में शुरू किया जाएगा, और परीक्षण के आधार पे एक तरीके से ये डीजल आयात का है। ठीक है, तो डीजल को आयात किया जाएगा बांग्लादेश में भारत की तरफ से। तो भारत को जो है डीजल की पूर्ति की जाएगी इस भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के द्वारा, जिसका भी इसी साल जून में परीक्षण होगा। इसकी लंबाई देखा जाए तो इस पाइपलाइन लगभग जो है यहाँ पे 131.50 किलोमीटर लंबी है ये, और इसका निर्माण किस लिए किया गया? भारत से डीजल को आयात करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है उसका जो है हिस्सा लगभग 126.50 किलोमीटर जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में, बाकी 5 किलोमीटर जो हिस्सा है वो भारत में ही है।
ठीक है। इस अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन को देखा जाए किनके बीच से गुजरेगी, तो इसको जो है इस अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन डीजल को देखिए किसके में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आपका पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचेगा। ठीक है, बांग्लादेश और इनके बीच में कनेक्ट होगा, इसी के माध्यम से डीजल पहुंचेगा। इसकी ओवरऑल क्षमता देखा जाए तो एक वर्ष जो में ये प्रति वर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है डीजल की आपूर्ति करेगा। इसकी जो आधारशिला रखी गई, इसका जो आधार रखा गया था 2018 में रखा गया था इस मैत्री पाइपलाइन का, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान सितंबर 2018 में, ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्हीं के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना का आधार रखा गया था, जिसका अभी इस साल 2023 में परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो सांसद खेल महाकुंभ का 2022-23 का जो खेल दूसरा चरण शुरू हुआ है दोस्तों, वो बस्ती में शुरू हुआ है। तो इसका जो है इस खेल का सांसद महाकुंभ खेल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट भी है और यूपी स्पेशल भी है। तो वहां पे जो है बस्ती जिले में इसका दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस महाकुंभ को जो आयोजित किया जा रहा है वो 2021 से किया जा रहा है। बस्ती के जो सांसद है, लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि आप देखिए कुश्ती देखने को मिल रहा है, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भी बहुत सारे जो इंडोर और आउटडोर गेम है उनका इस सांसद महाकुंभ खेल के दौरान जो है खेल महाकुंभ के दौरान आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी सारी प्रतियोगिताएं इस महाकुंभ के द्वारा होंगी, जैसे कि दौरान होंगी निबंध लेखन हो गया, चित्रकला हो गया, रंगोली बनाने की विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, और इसके द्वारा जो वहां के लोग यानी कि जो प्रतियोगी हैं उनके एक तरीके से व्यक्तित्व को उभारने में काफी ज्यादा मददगार होंगे। यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि किस खेल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 साल के लिए गोद लिया है? आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो विदेश नीति और साथ ही साथ सुरक्षा वार्ता का एक पूरी मीटिंग हुई, बैठक हुई है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में, और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? करेक्ट आंसर इज ए, 5वां संस्करण था। तो यहाँ पे देखा जाए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में जो विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में, और ये इस साल इसका 5वां संस्करण था। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव है पूर्वी क्षेत्र के, जिनका नाम है सौरभ कुमार, वो देखा जाए दक्षिण कोरिया की यात्रा पे है, और इसी दौरान उनके जो समकक्ष है दक्षिण कोरिया में चो होंगडू, उनके ही बीच में जो है ये वार्ता संपन्न हुई, और इस 2 दिवसीय वार्ता के दौरान बहुत सारे जो है विभिन्न क्षेत्रों में बात चर्चा किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा किया गया। ये क्षेत्र कौन कौन से थे इस वार्ता के दौरान? तो व्यापार और निवेश, दोनों क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे में व्यापार को बढ़ाएं, निवेश को बढ़ाएं, सुरक्षा अर्थ रक्षा से संबंधित, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, और साथ ही सांस्कृतिक और साथ ही साथ जो लोगों पर्सन टू पर्सन जो कनेक्शन है या फिर लोगों से लोगों के बीच जो आपसी सहयोग है उसको शामिल किया गया था इस वार्ता के दौरान। वर्तमान में अगर हम दोनों देशों के बीच में व्यापार की बात करें, द्विपक्षीय जो व्यापार है वो 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसको आगे जाकर के दोनों देश का ये प्रयास है कि 2030 तक ये द्विपक्षीय व्यापार को 28 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का प्रयास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस पे सहमति बनी है 2030 तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय व्यापार है। और बाकी अभी यहाँ पे जो बात करें सियोल की, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी, आइए बात करते हैं। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और यहाँ पे आपको साउथ कोरिया देखने को मिल रहा है, कोरियाई
साउथ कोरिया की बात की जाए दोस्तों, जिसे हम कहते हैं शांत सुबह की भूमि के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एक तरफ येलो सी से और यहाँ पे ईस्ट सी ऑफ जापान से और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी से ये देश घिरा हुआ है। अगर इसके ईस्ट में देखा जाए तो जापान है, इसके वेस्ट में देखा जाए तो चीन है, इसके बिल्कुल इसकी सीमा जो साझा कर रही है वो है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कौन सी रेखा, कौन सी 0 डिग्री, यहाँ पे जो डिग्री है, जो रेखा है, कौन सी जो है वो रेखा इन दोनों देशों को अलग करिए, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। कैपिटल देखिए सियोल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दक्षिण कोरियाई वॉन है। प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो यून सुक ओल जो है वहां यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर किम बोग्यम जो है वहां यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये था दक्षिण कोरिया से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में शाहरुख खान का क्या स्थान है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व के सबसे अमीर अभिनेताओं का, जिसमें एकमात्र जो अभिनेता भारत के शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान। ये विश्व के सबसे अमीर अभिनेताओं में जो स्थान रखते हैं वो चौथा स्थान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी जो वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर्स की जो लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के द्वारा, उसमें शाहरुख खान को दुनिया का चौथा सबसे अमीर अभिनेता बताया गया है। इन्होंने देखा जाए शाहरुख खान ने बॉलीवुड के जो अभिनेता शाहरुख खान है, इन्होंने हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है और वो ध्यान रखिएगा इस लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय अभिनेता है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे जो अमीर अभिनेताओं की सूची है, 5 अमीर जो है सबसे अमीर अभिनेता दुनिया के, जिसमें पहले स्थान पे आते हैं जेरी सिनफेल्ड अमेरिकी है, 8,200 करोड़ का इनका है संपत्ति। यहाँ पे टाइलर फेरी है अमेरिकी, इनका भी सेम है। वही बात किया जाए ड्वेन जॉनसन अमेरिकी, 6,500 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 6,300 करोड़ के साथ जो है शाहरुख खान जो भारतीय अभिनेता है चौथे स्थान पे, टॉम क्रूज 5वें स्थान पे आ गया, ठीक है। तो ये था विश्व के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची। डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ से बन जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला आज का फैक्ट्स है कि हाल ही में इटली के विशेल सेटलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतियों को क्या कहा गया है, मिरर टाइपिंग, जो उल्टा टाइप किया गया है 81 पुस्तकों की प्रतियों को, और इसको करते इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये उल्टी टाइपिंग को क्या कहते हैं, मिरर राइटिंग, ठीक है। वो मिरर की तरह लगेगा। आप देखिए किसी भी पेज को रखिए वहां पे अपने सामने और उसको मिरर उसके सामने खड़ा करिए और उसको देखेगा तो उल्टा आपको दिखेगा। उन्होंने ऐसा टाइप करके दिखा दिया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ये इटली के मिशेल सेटलिया है। 4 फरवरी को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। कौन भाई, श्रीलंका, ठीक है। वही बात करें 2023 से 2027 तक महिला इंडियन प्रीमियम लीग के मीडिया अधिकार हासिल किया किसने, वायकॉम 18 मीडिया के द्वारा ने किया है। वही मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है किसको, सीवी जॉर्ज को, ठीक है। और वही बात करें सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक जिन्होंने 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, पंकज कुमार सिंह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया और आपसे उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आएंगी। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। चलिए सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बाकी फिर कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।